नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन बायोलॉजी का लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हमारा बायोलॉजी पर है और बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर उत्सर्जन तंत्र पार्ट 1, एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1 पर आज हम सवाल लेकर के थ्योरी के साथ आपके सामने हैं। आपने मार्क की है कि उत्सर्जन तंत्र पर एक लेक्चर हो जाए, तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र को तय किया कि आपको पहले उसकी थ्योरी पढ़ा दें। तो पहले पार्ट में आज हम उसकी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे और जब इसका दूसरा पार्ट लाएंगे तो उस पर पूरा का पूरा एमसीक्यू सेशन भी शामिल करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र पर जो सवाल नीट में, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, पीएनएसटी में पूछे गए हैं, उन सवालों का भी आज हमने कलेक्शन किया है। लेकिन उन सवालों की संख्या सिर्फ आज 5 होगी। आज हमारा उद्देश्य आपको उत्सर्जन तंत्र की फिजियोलॉजी, उत्सर्जन तंत्र की संरचना, उत्सर्जन तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, ये सब बताना है। इसलिए इस लेक्चर को थ्योरी के हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आज के इस चैप्टर को आप विधिवत नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि जब हम आपसे ये 5 सवाल पूछें तो उन सवालों में आपको दिक्कत ना हो। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, पर मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो हमारा किडनी है। जब किडनी फेल्योर होता है तो शरीर को सही दिशा में चलाना मुश्किल होता है। आपकी स्क्रीन पर 2 सेम के बीच के आकार की रचनाएं दिख रही हैं, भूरे कलर की, और ये भूरे कलर की रचनाएं किडनी है। यानी एक जोड़ी संरचना हमारे शरीर में होती है और इसका काम होता है अवशिष्ट पदार्थों का या वेस्ट प्रोडक्ट का छानना। फिल्ट्रेशन मुख्य कार्य होता है। हम शरीर में जो भी अवांछनीय चीजें खाते हैं या जो शरीर में हमारे अवांछनीय प्रोडक्ट बनते हैं, उनको ये हमारी किडनी छान करके और शरीर से बाहर निकालती है। ध्यान से आप देख रहे होंगे, इसकी संरचना का आगे हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये किडनी से 2 ट्यूब्यूल निकलती है, 2 नलिकाएं निकलती हैं जो आगे जाकर के एक बड़े चैम्बर में खुलती हैं। जो नलिकाएं होती हैं ये मूत्र नलिका कहलाती है, यूरेटर इसको बोलते हैं। दोनों तरफ की यूरेटर आगे जाकर के एक ब्लैडर में खुलती हैं, जिसको मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं। और यह ब्लैडर आगे जाकर के यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र कैसे बनता है, इस पर भी नीट में सवाल पूछे गए, बीएससी में सवाल पूछे गए, यूपीएससी में सवाल पूछे गए, एसएससी में सवाल पूछे गए। हमारी बात को, हमारे लिखने को आप नोट्स के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपकी यह थ्योरी पूरी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम पर जो भी सवाल आएंगे उसको आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने जो सब्जेक्ट का नाम दिया है वो डीप डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में यदि एक्सक्रीटरी सिस्टम पर सवाल आएगा तो ये थ्योरी आपको काम देगी। आज हमने 15 पॉइंट एक्सक्रीटरी सिस्टम पर लिखे और वो लिख करके आपको बताएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी में तो हम लिखेंगे, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी को हम अंग्रेजी में आपको समझाते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको कहा है कि थ्योरी पढ़ाने के बाद या थ्योरी लिखने के बाद आपसे 5 सवाल भी पूछेंगे, तो उन 5 सवालों को करने के लिए आप थ्योरी पर हमारे साथ लाइव बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना
चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका फायदा हो, हम ये चाहते हैं। यदि आप क्लास में आ गए हैं तो क्लास को क्विट मत कीजिएगा, क्लास में बने रहिए। तो चले सेशन की ओर। उत्सर्जन तंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे साथ 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया सेशन ये होने जा रहा है। तो आइए डीप डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन स्क्रूटनी सिस्टम पार्ट 1 में सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं, उस पॉइंट को लिखिए आप। पहला पॉइंट, उत्सर्जन तंत्र, स्क्रूटनी सिस्टम पर पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में जिसको मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। यह बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी लेक्चर या वीडियो हम बनाएंगे, मेटाबॉलिज्म पर, उसको भी पढ़ाएंगे। मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो खाने से जो हमको एनर्जी मिलती है, या आप ये कह लीजिए कि बड़े बड़े जो भोज्य पदार्थ के कण होते हैं, यदि वो छोटे छोटे कणों में टूट करके हमें ऊर्जा देते हैं, वही उपापचय या मेटाबॉलिज्म। पहला पॉइंट उसी पर हम लिख रहे हैं कि उपापचय के परिणाम स्वरूप, उपापचय के परिणाम स्वरूप, यानी मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट, मेटाबॉलिज्म हुई और उसका जो परिणाम निकला, मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप बने नाइट्रोजिनस अवशिष्ट, नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों के पृथक्करण, पृथक्करण एवं निष्कासन को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा है। हमारे शरीर में शर्त यह है कि पहले मेटाबॉलिज्म हो, और मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो वेस्ट निकले, वेस्ट भी जो निकले वो नाइट्रोजिनस हो। आगे विस्तार से हम समझाएंगे कि जो वेस्ट निकल रहा है वो नाइट्रोजिनस ही क्यों है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकले और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे शरीर से निकाल दिया जाए, यही प्रक्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की कहलाती है। तो ये पहला पॉइंट। ऐसा ही एक सवाल पीएससी प्री मेंस में लिखने को आया था। 3 नंबर का ये सवाल था कि एक्सक्रीशन की परिभाषा लिखिए। यदि आपको एक्सक्रीशन की परिभाषा लिखना हो, शब्दों की सीमा हो, एक लाइन में लिखना हो, तो आप इसी तरह से लिखिएगा। उपापचय के परिणाम स्वरूप बने नाइट्रोजनस अवशिष्ट उत्पादों के पृथक्करण एवं निष्कासन को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, भिन्न भिन्न जंतुओं में, अब इस संसार में बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे जीव हैं, उनके लिए हमने दूसरा पॉइंट तय किया कि भिन्न भिन्न जंतुओं में जो नाइट्रोजिनस अवशिष्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, की प्रकृति, उनका निर्माण, तथा उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के उत्पादों के रूप में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
विभिन्न प्रकार के उत्पादों के रूप में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि संसार का हर जीव एक ही प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेगा। आपसे कोई पूछे कि हर संसार का जीव क्या एक प्रकार का ही नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेगा, कतई जवाब मत दीजिए, कह दीजिए नहीं, हर जीव अलग अलग प्रकार का नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट निकालेगा। और वो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हम लिखे देते हैं, जैसे अमोनिया, कोई जीव अमोनिया निकालेगा, कोई जीव यूरिया निकालेगा, कोई जीव यूरिक एसिड निकालेगा। इसी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भी किया गया है। आगे हमने एक चित्र बनाया है, उस चित्र को आपको दिखाएंगे। भिन्न भिन्न जंतुओं में नाइट्रोजनस वेस्ट के प्रकृति, उसका निर्माण तथा उत्सर्जन भिन्न प्रकार के उत्पादों के रूप में होता है, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड। एक तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि क्या संसार के सभी जीवों में किडनी ही होती है। आपका जवाब होगा नहीं। हमने एक टेबल बनाई है कि संसार में जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहे थे तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ सारे फाइलम पर अलग अलग जीव पढ़ाए थे। हर जीव में उत्सर्जन के लिए सिर्फ किडनी नहीं होती, अलग अलग अंग पाए जाते हैं, उनके नाम भी अलग अलग है। तो लिखिएगा, सभी अलग अलग जीवों में अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए। अब बोलेगा कि साहब कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट हमने तैयार की है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यदि आप आर्थ्रोपोडा में हैं या जोरदार टांग वाले जंतु हैं तो आप में उत्सर्जन के लिए क्या किडनी होगी। आपका जवाब होगा फिर कुछ दूसरा होगा। उनका अंग लिखे देते हैं, उनका नाम लिखे देते हैं। आगे विस्तार से आपको इसको समझाएंगे। तो दूसरे पेज पर चलते हैं और लिख देते हैं कि कुछ जीवों में मैल पीघियन ट्यूब्यूल ये उत्सर्जी अंग का काम करती है। कुछ में ग्रीन ग्लैंड होती हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ ग्रीन ग्लैंड है, कहाँ मैलपिघियन ट्यूब्यूल है, कहाँ कॉक्सल ग्लैंड है। ये सब हम आपको याद करवा देंगे, आगे टेबल बनाया है। कहाँ न्यूरल ग्लैंड है, कहाँ किडनी है। ये सभी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। चलिए एक और पॉइंट लिख देते हैं कि ये सभी उत्सर्जी अंग, ये नीट में पूछा गया सवाल है, ये सभी उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये तो आप जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल को बाहर करते हैं शरीर से, जिससे शरीर पॉइजनस ना हो। लेकिन एक काम और करते हैं, नीट ने ये पूछा, हम लिखने जा रहे हैं उत्तर। ये सभी उत्सर्जी अंग अवशिष्टों के निष्कासन के साथ साथ अवशिष्टों के निष्कासन के साथ साथ
शरीर द्रवों के, जो हमारे बॉडी का लिक्विड पोर्शन है, शरीर के द्रवों के आयनिक एवं अम्ल क्षार संतुलन बनाने में मदद, मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी हमारे शरीर की यदि बैलेंस करना हो तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी करते हैं। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि किडनी का काम होता है यूरिन करना। आज से ये जान लो कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता का मेंटेनेंस, अम्लता और क्षारता का बैलेंस किडनी ही करती है या उत्सर्जी अंग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सवाल पूछा गया कि जितने वर्टिब्रेट हैं, जितने कशेरुकी हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, क्या सब में उत्सर्जन के लिए किडनी ही पाई जाती है? क्या उसके अलावा भी उत्सर्जी अंग होते हैं? पीएनएसटी में ऐसा सवाल पूछा गया, उसके लिए एक पॉइंट हमने अलग से बनाया। तो लिखिएगा कि वर्टिब्रेट्स में किडनी के अतिरिक्त स्किन, मतलब त्वचा से जैसे पसीना निकलना, स्किन, लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तथा लीवर भी उत्सर्जन का कार्य। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। सिर्फ किडनी उत्सर्जी अंग है ऐसा मत मानिए। किडनी तो यूरिन का फिल्ट्रेशन कर दिया, यूरिन बना दिया, नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर दिया, लेकिन इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में फेफड़े से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, स्किन से पसीना निकलता है, और लीवर से वो वेस्ट मटेरियल जो पॉइजनस है हमारे लिए वो भी बाहर निकलता है। कभी कोई आदमी सल्फास खाता है और उस आदमी का पीएम किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, तो यह पता करने के लिए कि ये जहर का सेवन करके मरा है, उसके लीवर से ही जांच होती है, क्योंकि पॉइजनस मटेरियल को पहले लीवर कैच करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट। अब मनुष्य के यूरिनरी सिस्टम पर एक पॉइंट हमने बनाया, जरा उसको लिखते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र किडनी में मुख्य रूप से मूत्र वाहिनियां, आगे हम चित्र से आपको पूरी तरह से दिखा देंगे, जिसको यूरेटर कहते हैं, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूरेथ्रा तथा मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन का, मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है किडनी, या उत्सर्जन अंग जो किडनी है, कितने भागों से मिलकर के बनता है, आप बताइएगा। मुख्य रूप से इसमें किडनी आएगा, किडनी से निकलती हुई पाइप आएगी, पाइप से निकलता हुआ एक चैम्बर आएगा, चैम्बर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर जाता है।
आगे की संरचना को कंटिन्यू करते हैं। सेम के बीज की आकृति हमने पहले चित्र में दिखाया है। सेम के बीज की आकृति होती है किडनी की। सही है। एक जोड़ी किडनी कहाँ स्थित होते हैं? ये लीवर के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में स्थित। पोजीशन भी बता दिया। मान लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव ये पूछ दे कि किसके नीचे, तो लीवर के नीचे उदर गुहा में स्थित होते हैं। संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक महत्वपूर्ण चीज यही लिखे देते हैं, दायां या राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा, लेफ्ट किडनी की अपेक्षा राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होती है, कुछ नीचे स्थित। याद रखिएगा कौन नीचे है? राइट वाली। आगे हम चित्र में आपको जो चित्र लाए हैं चित्रों में दिखा देंगे। राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ी नीचे स्थित होती है। यदि आप किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आंतरिक संरचना, चीर दीजिए और उसकी आंतरिक संरचना देखिए, तो अगले पॉइंट में उस आंतरिक संरचना के बारे में यहां पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आंतरिक संरचना में यह दो भागों से मिलकर बना। आगे हम चित्र में दिखा देंगे। बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला मेडुला कहलाता है। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यदि आंतरिक संरचना देखी जाए तो दो भागों से मिलकर के बनेगा। एक बाहरी भाग होगा जो कार्टेक्स कहलाएगा, अंदर वाला जो भाग होगा वो मेडुला कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक किडनी के अंदर, ऑब्जेक्टिव का सवाल है ये, प्रत्येक, अच्छे से पहले लिख लीजिए, प्रत्येक किडनी के अंदर 10 लाख कुंडलित संरचनाएं होती हैं। जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है और वृक्काणु को अंग्रेजी में नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन वृक्काणु कहते हैं। 10 लाख की संख्या होती है।
नेफ्रॉन ही किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती। ये भी कई बार मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये सवाल पूछा गया, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि किडनी के अंदर होता क्या है। किडनी के अंदर छोटी छोटी करीब 10 लाख के आसपास पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं और ये पतली नलिकाएं नेफ्रॉन या विक्राण कहलाती हैं और किसी भी किडनी की ये स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और फंक्शनल यूनिट होती है। अब ये जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन की रचना पर एक लाइन हमने लिखा, उसकी बात भी आपको बता दें। प्रत्येक नेफ्रॉन, इसका चित्र भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक बाउमैन कैप्सूल प्रॉक्सिमल, सब चित्र में समझ में आ जाएगा, अभी नोट कर लो। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हेनले लूप डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तथा कलेक्टिंग डक्ट पाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कुल इसके कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में बाउमैन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तथा कलेक्टिंग डक्ट। अंग्रेजी में बाउमैन्स कैप्सूल का मतलब होता है एक गोलाकार गेंद जैसी रचना। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, समीपस्थ, क्या कहेंगे इसकी हिंदी, समीपस्थ। कॉन्वोलेटेड माने कुंडलित नलिका, हेनले लूप और फिर इसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहीं पर लिख लेते हैं कि बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर, बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। चित्र में समझ में आ जाएगा, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया कि यदि ग्लोमेरुलस और बाउमैन्स कैप्सूल दोनों मिला दिया जाए तो कौन सी रचना बनेगी। हम लिख रहे हैं ग्लोमेरुलस तथा बाउमैन्स कैप्सूल, बाउमैन्स कैप्सूल आपस में
आपस में मिलकर मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स, याद के लिए मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स बनाती है। और यही ट्यूब्यूल अल्ट्राफिल्ट्रेशन हिंदी में इसको परानिस्यंदन बोलते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन माने परानिस्यंदन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो ये बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, अभी चित्र में दिखाएंगे। ये पूरा A to Z आपके समझ में आ जाए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मूत्र का जो निर्माण होता है, यूरिन का जो निर्माण होता है, वो कितने स्टेप में होता है, इसके लिए एक पॉइंट हमने बनाया। मूत्र निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरण हैं उसके। पहला चरण अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसके बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में पूरी होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें लिखिएगा, इसी के आगे बराबर करके लिख लीजिएगा, यूरिन की छनाई होती है। बस इतना लिखिए, ज्यादा गंभीरता से जाने की जरूरत नहीं। यूरिन इसमें छाना जाता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में यहां पर आप अर्थ समझ रहे होंगे कि जो यूरिन छान लिया गया, यूरिन वाला पार्ट हुआ, उसमें शरीर ये सोचता है कि कहीं हमारा जरूरी सामान तो नहीं बहा जा रहा, तो उसको सेलेक्टिवली रूप से फिर से सोचता है, उसकी जांच करता है कि कोई हमारा महत्वपूर्ण पदार्थ तो नहीं जा रहा, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है। पुनः अवशोषण करता है। अभी चित्र में दिखाएंगे, समझ में आ जाए। और तीसरी प्रक्रिया में क्या करता है? तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जो छन्ने से रह जाते हैं या जो छन्ने में बच गए, दोनों प्रक्रिया को समझिएगा। यूरिन निकल रहा है, उससे जो पौष्टिक चीजें हैं वो फिर से छान ली गई। उन पौष्टिक चीजों में कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो कम है, उसको शरीर हमारा उस चीज को सिक्रीट करके उस ब्लड में मिला देता है। तो ये काम करता है सिक्रीशन का या श्रवण का, जरूरी चीजों का श्रावण करके, जरूरी चीजों का श्रावण करके ब्लड में मिक्स करना। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन।
तीनों प्रवस्था याद रखिएगा, ज्यादा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक घुसता है, यहीं पर सवाल पूछता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, तीनों प्रक्रियाओं के बाद, तीनों प्रक्रियाओं के बाद बचा हुआ तरल यूरिन के रूप में यूरिनरी डक्ट, यूरेटर में, इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, मूत्र वाहिनी में आता है। चित्र में हमने पहले ही दिखाया, आगे भी दिखाएं, यूरिनरी डक्ट में आता है और वहां से यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय में कलेक्ट हो जाता है, संग्रहित होता है। मूत्राशय से यूरिन का निकलना, मूत्राशय से यूरिन का निकलना, मूत्र त्याग, पढ़ाएंगे। मूत्र त्याग क्या है? जब मूत्राशय से यूरिन बाहर निकल जाए, वो कहलाता है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो नाइट्रोजनस बेस निकलते हैं, हमने उधर बताया है, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, ये अब बात आपको समझाते हैं। इसका चित्र भी लाए। नाइट्रोजन उत्सर्जन मुख्य रूप से, नाइट्रोजन उत्सर्जन मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है। अमोनिया पहले बता चुके हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आपको बता दें, यदि जंतु अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है तो वो कहलाएगा अमोनियोटेलिक, याद कर लीजिए। यदि यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है तो वो कहलाएगा यूरियोटेलिक, और यदि वह यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहा है तो वो कहलाएगा यूरिकोटेलिक। 3 तरह के जंतु हो गए। पहला हो गया अमोनियोटेलिक, दूसरा हो गया यूरियोटेलिक, तीसरा हो गया यूरिकोटेलिक। अब आगे कौन कौन से जीव किसमें आएगा, ये हम आगे आपको उदाहरण से समझाएंगे। फिर आप अपना बताओ, आप किस में आओगे, अमोनियोटेलिक हो, यूरिकोटेलिक हो, यूरियोटेलिक हो, आपको बता। तो निश्चित रूप से आप अपने आप को यूरियोटेलिक कहोगे, क्योंकि आप जो उत्सर्जन करते हो यूरिया का करते हो। एक सवाल नीट में पूछा गया, उसके लिए हम अंतिम पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अमोनिया से यूरिया का निर्माण, अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर सेल में, लीवर करता है, याद कर लो,
अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। निर्माण लीवर सेल में होता है। लीवर सेल में कौन सी साइकिल से चलता है, यह सवाल पूछा गया। तो अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर सेल में ऑर्निथीन साइकिल या इसी को क्रेब्स हेंसलीट साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हेंसलीट साइकिल के द्वारा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट था। नीट में पूछा गया कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर में तो होता है। अब लीवर में होता है तो इस प्रक्रिया में कौन सी साइकिल काम करती है? ऑब्जेक्टिव में क्रेब्स हेंसलेट साइकिल लिखा हुआ था, ऑर्निथिन साइकिल नहीं लिखा हुआ था। तो बच्चों दोनों पॉइंट पढ़े रहना कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर सेल में ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आज उत्सर्जन पर हमने आपके लिए लिखे। आशा है आपको ये उत्सर्जन के महत्वपूर्ण पॉइंट जितने लिखे हैं वो आपको याद हो गए होंगे। अब आपको समझाने की बारी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयार करवाने की जो हमने टेबल बनाए हैं उन टेबलों की बारी, चित्रों की बारी। स्क्रीटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोआ या अमीबा में उत्सर्जी अंग उसकी बाहरी चमड़ी होती है जिसको प्लाज्मोलेमा कहते हैं। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अमीबा में उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो बाहरी अंग, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका में बाहरी जो दीवार होती है प्लाज्मोलेमा की बनी होती है, प्लाज्मोलेमा के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। पोरीफेरा में आ जाना, हमने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है, कई वीडियो क्लासिफिकेशन पर दिए हुए हैं। तो स्पंज या सिलेंट्रेट में, यानी जो हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसेलिया है, इन सब में जनरल बॉडी सरफेस से, सामान्य बॉडी सरफेस से या बाह्यतम बॉडी सरफेस से उत्सर्जन होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया नीट में कि फ्लेम सेल किस फाइलम में पाई जाती है। फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका बच्चों याद रखना, ज्वाला कोशिका फैसियोला हेपेटिका और स्टीनिया सोलियम में पाई जाती हैं। और ये दोनों प्लेटीहेल्मिन्थेस या चैप्टी क्रिब के उदाहरण। यह सिर्फ सवाल पीएनएसटी में पूछा, नेफ्रिडिया किस में पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया एनलिडा या अर्थवर्म या केचुए में। इसीलिए हमने ये पूरी साइकिल बना दी है, पूरा एक पन्ना तैयार कर दिया है, आपको भूले नहीं। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में, यानी काकरोच में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। कॉक्सल ग्लैंड, याद करो, स्पाइडर में, मच्छर में कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। किडनी किस में पाई जाती है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। अपना नाम भी लिख लेना, नाम यहां लिख लेना, आप सब में किडनी पाई जाती है। एंटीना और ग्रीन ग्लैंड यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर की ओर पहुंचते होंगे या 12th में होंगे तो एक जंतु आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पैलीमो। इसी को प्राण भी कहते हैं। झींगा मछली में जो उत्सर्जी अंग है वो ग्रीन ग्लैंड होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों याद रहना चाहिए, ये पूरी की पूरी टेबल आपके दिमाग पर घूमती रहनी चाहिए। इसीलिए हमने टेबल फॉर्म में आपको कर दिया है। ये सब सवाल पूछे गए हैं, सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं बच्चों। इसलिए इसी तरह की टेबल जहां पढ़ते होगा वहां चिपका लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये स्क्रीटरी आएगा। हमने किडनी की पूरी संरचना आपको बताई कि आपके पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में किडनी पाई जाती है। ये किडनी एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी। हमने कहा कि राइट किडनी जो होती है अपेक्षाकृत
दाहिनी किडनी थोड़ा नीचे होगी, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर। देख लीजिए, इन दोनों किडनी में ये सेब के बीज के आकार की होगी और इनसे दो पतली पतली नालियां निकलती हैं। ये देखो, इधर नाली निकल रही है, ये नाली और ये नाली आपके पेट में भी है। ये दो नालियां निकलती हैं, अर्थात किडनी एक जोड़ी होती है। अपनी अपनी तरफ की नाली निकल करके ये नाली जो है यूरेटर या मूत्र वाहिका कहलाती है। ये यूरेटर दोनों की जाकर के मिलकर के मूत्राशय इसको बोलते हैं, मूत्राशय में जाकर के ये है मूत्राशय। और मूत्राशय आगे एक ट्यूबुलर रचना में शरीर से बाहर खुलता है, जो बाहर के वातावरण में यूरेट को छोड़ता है। इसको यूरेथ्रा कहते हैं, जहां से पेशाब निकलती है। इसको छिद्र बोलते हैं, छिद्र। तो यदि उत्सर्जन तंत्र की सामान्य रचना आप देखोगे तो दो किडनी पाओगे। दो किडनी में नालियां दोनों, यूरेटर दो। ये यूरेटर आगे की तरफ पास करता हुआ जाकर के मूत्राशय में खुलेगा, मूत्राशय यूरेथ्रा के द्वारा बाहर खुलता है। अब कहोगे आप कि इसमें साफ सप्लाई कैसे होती है? इसमें कुछ ऐसा नहीं जाता है, सब कुछ हमारा कलेक्शन ब्लड में जाता है। जो नीला आप देख रहे हो, नीला और एक लाल। अब नीला जो है वो शुद्ध और यहां पर लाल वाला अशुद्ध का परिचय होगा। ये पूरा ब्लड किडनी में जाएगा, किडनी में ब्लड जाकर के जो वेस्ट होगा वो छान लिया जाएगा, नीले के पास लौटाया जाएगा, नीला वाला फिर हार्ट के पास जाएगा। मतलब वेरिफिकेशन की, ब्लड के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किडनी करता है, फिर हार्ट को जाता है तो छान लिया जाता है। जिनकी किडनी फेल हो जाती है, हार्ट पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है, हार्ट अटैक इसीलिए होता है। इसलिए बच्चों, किडनी मजबूत रखें। यदि किडनी को लंबवत काट दिया जाए, एलियास काटा जाए, होता क्या है किडनी के अंदर? जरा ध्यान से देखो। ये देखो, ये रीनल आर्टरी धमनी है, ये रीनल वेन। अब ब्लड आया बच्चों, जो हमारे ब्लड की सप्लाई है यहां गई, देख रहे हो। और देखोगे तो यहां पर ये चैम्बर बने हुए, देख रहे हो, ये चैम्बर। इन चैम्बर के अंदर पतली पतली नलिकाएं हैं, ये देखो, ध्यान से देखो। और ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं, ये धागे जैसी जो रचनाएं हैं, यही धागे जैसी रचना जो है नेफ्रॉन कहलाती है प्रत्येक चैम्बर में। और यही इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। होता यह है कि ब्लड जो है इन्हीं के पास जाता है, यही छनता है और छनने के बाद फिर इसको पकड़ता है, ये रीनल वेन से चला जाता है। हमने ये भी कहा कि पूरे किडनी में दो भाग होते हैं। अब उधर थ्योरी में लिखा है, बाहरी भाग रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला भाग रीनल मेडुला कहलाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सवाल पूछे, बाहर वाला भाग क्या, अंदर वाला भाग क्या? बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। पढ़ लीजिए। पूरी नालियां देखो, देख रहे हो, ये पूरी नालियां ब्लड की सप्लाई हुई और यहां पर छन्ने के बाद पूरा मलबा जो है, ये देखो मूत्र नलिका, यही है मूत्र नलिका में आया, छनाई हो गई। अब छनाई कैसे हुई, इसकी एक रचना देखो, ये देखो। इस तरह के 10 लाख संरचनाएं, चित्र में वापस चलते हैं, यहां भी ये देखो ध्यान से, यहां 10 लाख रचनाएं इसी तरह की। पूरी संरचना को हमने स्पष्ट बनाया है। ये देखो गोल गुंबद के आकार की रचना, यही कहलाती है बाउमेंस कैप्सूल। कैप्सूल जैसी है। इसी बाउमेंस कैप्सूल में हमने उधर लिखा है पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, ग्लोमेरुलस कहलाती है। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस का काम लिख दिया है, फिल्टर करता है स्मॉल सॉलिड्स को फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो ब्लड आया इसमें जो हल्के खुली हुई रचनाएं होती हैं, इनको अलग कर लेता है, छान लिया। छान करके कहाँ ले जाएगा भाई, ये देखो, छाना और छान करके प्रॉक्सिमल माने पास वाली नलिका में, टेढ़ी मेढ़ी नलिका है ना, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर जब लेकर के जाता है तो इससे
छनने के बाद आयन को सोखा जाता है, लिखा है रीएब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट। जो भी मतलब वाला भाग वो सोख लो भाई। ऐसा ना हो कि हमारी यूरिन से वेस्ट चला जाए। आप खाते रहो ताकत वाला खाना और यूरिन से निकलता चला जाए, ऐसा नहीं करने देता किडनी। किडनी करता है सोखो सोखो जो जरूरी चीज है उसको। पीएच को बैलेंस करो, सबका काम लिखा है, याद कर लेना इसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यहां तक गया। फिर देखो तो ये बीच वाला एक हिस्सा आया, थोड़ा मोटा, फिर पतला, फिर मोटा। और ये जो लूप है, एक बार ये चढ़ता हुआ, देख रहे हो, और ये उतरता। ये ध्यान से देखो, ये पाइप ऐसे आ रही है, पहले ये पाइप है माने उतर रहा है, और ये देखो चढ़ रहा है। तो जब उतरता है तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग। गणित में आपने पढ़ा होगा, एसेंडिंग सीरीज, डिसेंडिंग सीरीज। ये उतर रहा है, डिसेंडिंग लो। यहां क्या होता है, ये पानी को अलाउ करता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाने के लिए, फिल्ट्रेट में पानी पहुंचे, इसके लिए जाता है। और जब ये ऊपर चढ़ता है तो पानी को रोक लेता है। देखो इसमें सोडियम और क्लोराइड सोख लिए जाते हैं, सबको लिख दिया है। आप बार बार यहीं पर कैसेट को रोक लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार देखोगे याद हो जाएगा। तो ये और ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। फिर एसेंडिंग और डिसेंडिंग, इसी को कहते हैं हेनले का लूप। इसको हेनले नामक वैज्ञानिक ने खोला। और फिर जब कुछ बचा खुचा, इसके बाद भी किडनी नहीं मानती। किडनी सोचती है कहीं हमारा पौष्टिक चीज न जाता हो, तो वो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, फिर से इसका जो कुछ घुला है वो सोख लिया जाता है, और लास्ट में ये जा करके यूरेटर से जुड़ जाता है। कितनी मेहनत करती है किडनी। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना। किडनी स्वस्थ रहेगी, आपका वेस्ट जो है बाहर नहीं। हमने एक पॉइंट इधर लिखा कि जो संसार के जीव हैं वो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो अमोनिया का उत्सर्जन करे, NH3, जो अमोनिया का करे वो अमोनियोटेलिक है पहला। जो यूरिया का उत्सर्जन करे वो यूरियोटेलिक है। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करे वो यूरिकोटेलिक है। 3 तरह के ही मुख्य रूप से जानवर होते हैं। ये तो 2 हमने अलग से लिखा है जो यूपीएससी ने पूछा था। एमिनोटेलिक और ग्वानोटेलिक, ये यूपीएससी पर सवाल थे। ये दोनों यूपीएससी पर सवाल पूछे। पहले तो आप समझ लीजिए कि ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनके लिए एक शर्त है कि वो पानी में जरूर पाए जाए, क्योंकि अमोनिया बहुत हानिकारक होती है, और अमोनिया हानिकारक होगी तो शरीर जल जाएगा। देख लो, जितने भी स्पंज होंगे, जितने भी प्रोटोजोआ होंगे, जितने टिनेडियन होंगे, टैप बार्ब, सब एनिलिट, ये सब के सब पानी में पाए। यूरिया वाले जो होंगे उसमें आप भी हो। देख लो, यूरिकोटेलिक जो बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत कम, एक बूंद पानी पीते हैं। चिड़ियों को देख लो, बहुत कम पानी पीते हैं। टियूरिक एसिड ये कम खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक अमोनिया है, उसके बाद खतरनाक यूरिया है, उससे सबसे कम खतरनाक यूरिक एसिड। एमिनोटेलिक, एक्सेस एमिनो एसिड का बनना, बहुत ज्यादा मात्रा में जब एमिनो एसिड बनता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड बनने, तो उसको एमिनोटेलिक कहते हैं। स्टार फिशेस का उदाहरण यूनियो जो नदी में पाई जाती है, सी सूती। और ग्वानियोटेलिक ग्वानीन बनाता है। ये स्पाइडर जो मच्छर वाला एक प्रजाति होती है, उस पर याद किए रहना, ये ग्वानियोटेलिक कहलाते हैं। इसको याद रखना, यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए ये पेज हमने लगा दिया है, इसको पढ़ना जरूर। अब बच्चों 5 हमने आपसे वादा किया है कि 5 आज एमसीक्यू पूछेंगे, सिर्फ 5। तो आप उन एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर,
आने वाला है और ये सवाल नीट में पूछा गया, नीट में भी आया है, नर्सिंग में भी ये सवाल पूछा गया। पहला सवाल आपके स्क्रीन, निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ है। इनमें से कम सबसे कम, इनमें से सबसे कम अविशाल पदार्थ, अविशाल पदार्थ चुनिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं यूरिया, बी ऑप्शन दे रहे हैं यूरिक एसिड, सी ऑप्शन दे रहे हैं अमोनिया और डी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, हम भी जानते हैं। यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना देखिए ट्रिकी सवाल पूछ दिया नीट ने, नर्सिंग ने, पीएनएसटी ने ट्रिकी सवाल पूछ दिया। निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनमें से सबसे कम अविशाल, सबसे कम अविशाल पदार्थ को आपको चुनना है। आप तब तक इसका उत्तर बताइए हमें, हम दूसरा सवाल आपसे पूछ लें, फिर इसके बाद कंप्लीट सेशन पर लाएंगे तो सारे सवालों का उत्तर आपको बताएंगे। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, निम्न लिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। एमपीपीएससी का सवाल, बहुत बड़ी मात्रा में किया। ए ऑप्शन दे रहे हैं ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओनली H2O, सी ऑप्शन CO2 एंड H2O। सोच समझ कर जवाब करिएगा। और फिर अमोनिया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? यह सवाल हमने पूछा। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सिर्फ अमोनिया। बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यूपीएससी का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
नंबर 1, किडनी का मेडुलरी रीजन, मतलब मेडुला वाला रीजन कोन शेप स्ट्रक्चर में शंकुरूपी रचना में बटा होता है। कोन शेप स्ट्रक्चर में बटा होता है, जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, किडनी के भीतर कार्टिकल क्षेत्र किडनी पेल्विस के रूप में मेडुलरी पिरामिडों के बीच में फैले होते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, कोशिका गुच्छ और बाउमेंस कैप्सूल, इसका गुच्छ ये ग्लोमेरुलस है और बाउमेंस कैप्सूल मिलकर या इसको कैसिका गुच्छ कैपिलरी नेटवर्क इसको कहेंगे, कैपिलरी नेटवर्क और बायोमेंस कैप्सूल मिलकर ग्लोमेरुलस बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन यहाँ एक गड़बड़ है, ये ग्लोमेरुलस और बायोमेंस कैप्सूल मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। नेफ्रॉन निकटस्थ प्रॉक्सिमल convoluted tubule and distal convoluted tubule कार्टिकल क्षेत्र में स्थित होते हैं। कार्टिकल रीजन में
स्थित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये तीसरा सवाल। चौथे सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स यूरिकोटेलिक हैं, यूरिकोटेलिक हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, मैमल्स एंड फ्रॉग यूरियोटेलिक हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, जलीय उभयचर एम्फीबियंस, जलीय उभयचर और जलीय कीट अमोनोटेलिक हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल यूरियोटेलिक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको जवाब देना है। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ए ऑप्शन, यूरिक अम्ल पक्षी, यूरिक अम्ल बर्ड्स। बी ऑप्शन दे रहे हैं, यूरिया उत्सर्जी, यूरिया बराबर कीट या इंसेक्ट। सी ऑप्शन दे रहे हैं, अमोनिया बराबर टैडपोल। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, यूरिया बराबर हाथी। कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको बच्चों ये बताना है कि कौन सा इसमें कथन गलत है। तो ये 5 सवाल हमने आपसे पूछे हैं। इन 5 सवालों में से सही जवाब अब आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब बताइए, आपने किया होगा। यदि नहीं किया है तो आप उत्तर हम आपको बताएं। तो चलें पहले सवाल की ओर, फिर सेशन को समाप्त करें। पहले सवाल में हमने आपसे जो पूछा, निम्नलिखित प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से सबसे कम, हमने अभी आपको थ्योरी में भी बताया था, सबसे कम जो है वो होता है यूरिक एसिड, जो बर्ड्स करते हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? बहुत बड़ी मात्रा में, ये सवाल जरूर याद रखिएगा। दूसरा सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्सर्जन सबसे बड़ी मात्रा में होता है। तीसरा सवाल जो यूपीएससी ने पूछा, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? किडनी के भीतर कार्टिकल छेद में किडनी पेल्विस के रूप में मिडली पिरामिड्स के बीच बीच में फैले होते हैं, ये गलत है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा, ये चित्र देखना पीछे का तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
चौथा सवाल, इसका सही जवाब है बर्ड और रेप्टाइल्स ये यूरियोटेलिक होते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल यूरिक एसिड का, रेप्टाइल्स मतलब छिपकली वगैरह, ये सभी यूरियोटेलिक हैं। पांचवा सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल आपसे पूछें तो इसमें यूरिया जो है ये कीट या इंसेक्ट्स जो होते हैं ये काहे का सिक्रेशन करते हैं, ये कौन सा गलत है? तो ये यूरिया कीट नहीं करते, यही गलत है। बाकी सब सही है। अमोनिया टैडपोल करता है, यूरिया हाथी करती है, यूरिक एसिड बर्ड्स करते हैं, यही एक गलत है। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो बच्चों आज ये पहला पार्ट था, अभी सवाल पूछना रह गया है। आप स्क्रूटनी सिस्टम को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से। आपके पास जो किताब होगी, आज जो हमने पढ़ाया, दोनों को मिला करके अच्छी तरह से पढ़िएगा। जब अगला वीडियो लाएंगे तो 20 सवाल हम स्क्रूटनी सिस्टम पर आपसे पूछेंगे। तो 20 सवालों के लिए अगले सेशन का आपको करना होगा इंतजार। आपने सेशन को अटेंड किया, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर नए सेशन के साथ आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।